नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गीता भवन मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। और पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से जो गोलीबारी की गई और उसके कारण जो मंदिर को नुकसान हुआ उसका भी निरीक्षण उन्होंने किया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से की जा रही गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। बीएसएफ जवानों से बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में अपनी परंपराओं को कायम रखते हुए जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ जवान, राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ जवान और सुदूर कच्छ सीमा पर तैनात जवान सभी ने पूरी सतर्कता के साथ सीमा की सुरक्षा की। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ने हमारी सीमा और हमारे नागरिक आवासीय क्षेत्रों पर हमला किया तो हमारे बीएसएफ जवानों ने जम्मू फ्रंटियर में 118 से अधिक पाकिस्तानी चौकियों को नष्ट कर दिया और क्षतिग्रस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम में अपनी परंपराओं को बनाए हुए जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान, राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान और दूर सुदूर कच्छ की बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, वो सभी ने पूरी सजगता के साथ सीमा की रक्षा का काम किया। जब पाकिस्तान ने हमारे आतंकवादियों के अड्डे पर किए हुए हमले का जवाब में हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम हमारे बीएसएफ के जवानों ने किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुंछ दौरे पर जिले के निवासी जसकिरण कौर ने कहा कि हमने उन्हें बताया कि गोलाबारी में किसको कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की उससे लोग डरे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि अमित शाह हमें हमारे नुकसान की भरपाई दिलाने में मदद करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं और उम्मीद है कि वह हमारे साथ देंगे। हम सुबह से ही उनकी एक झलक पाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। हमें पूरा भरोसा है कि वह हमारे लिए कुछ करेंगे। हमसे भी मिल गए, हमने उन्हें बताया कि शेलिंग में किस किस का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। यहाँ की जो लोग हैं वो बहुत डर भी गए थे क्योंकि अचानक से जो पाकिस्तान ने जो कायरों वाली जो उनकी हरकत जो थी यहाँ पे, उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, कई लोगों की जान भी गई है। अब हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑनरेबल सर से कि वो हमारी तरफ भी देखेंगे और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करेंगे। हम भी उनके साथ हैं, होप करेंगे वो भी हमारा साथ दें। हमने देखा कि गली में भी वो गए, यहाँ काफी लोग जी एक्चुअली उनके फॉलोवर्स ही इतने हैं, वो उनसे भी मिलने गए क्योंकि उनसे लोग प्यार ही इतना करते हैं। हम भी उन्हीं के लिए ही खड़े थे, सुबह से उनका वेट कर रहे थे कि वो आए, हम भी उनकी एक झलक देख सके। जी हमें मोदी जी और अमित शाह मतलब जिस तरह सबसे मिल के गए जी तो लगता है कि अब जी वो कर जी मिलेगा, करेंगे। हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। थैंक यू। पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा क्रिकेटर खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया। उनके क्रिकेट कौशल की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है, उन्होंने लिखा, और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। आईपीएल के 18वें सीजन में बल्ले से धूम मचाने वाले बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ये वैभव सूर्यवंशी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण छूते हुए भी नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये खास मुलाकात कहा जा सकता है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से भी वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा खिलाड़ी के साथ हुई मुलाकात की कुछ तस्वीरें अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी साझा की और जिसमें वह युवा खिलाड़ी के हाथों को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। एक्स पर युवा बल्लेबाज के साथ तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा,
पटना एयरपोर्ट पर युवा क्रिकेटर सनसनी वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात हुई। उनके क्रिकेट कौशल की पूरे देश में सराहना हो रही है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें वैभव सूर्यवंशी नजर आ रहे हैं। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी और उनकी मां भी मौजूद हैं। और वैभव जो कुछ भी हैं आज, उसके पीछे उनके पिता का अथक प्रयास देखने को मिला। अथक प्रयास उनका है, यह बात युवा बल्लेबाज भी स्वीकारते हैं। दोनों दिग्गजों की मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैभव की जो मुलाकात है, दोनों दिग्गजों की मुलाकात बिहार की राजधानी पटना स्थित जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर हुई। ये तस्वीर वहीं की है, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर जब वो वैभव से मुलाकात हुई। उन्हें बुलाया गया कि प्रधानमंत्री खुद बुलाए और उनसे मुलाकात हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ कुछ महत्वपूर्ण पल बिताए। आपको बता दें कि आईपीएल के 18वें सीजन में वैभव को जितने भी मुकाबलों में जलवा दिखाने का मौका मिला, उन सभी मुकाबलों में वह लोगों को प्रभावित करने में कामयाब रहे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल 2025 में उन्होंने कुल 7 मैच खेले। इस बीच उनके बल्ले से 7 पारियों में 36 की औसत से 252 रन निकले। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट, बता दें कि स्ट्राइक रेट 206.55 का रहा, जो बेहद हैरान कर देने वाला रहा। आईपीएल के 18वें सीजन में क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ेंगे। भागलपुर से खबर आ रही है, बता दें कि ये बड़ी खबर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर थे, वहीं उन्हें जान से मारने की धमकी व्हाट्सएप के जरिए VPN नंबर से भेजी जाती है। देखिए, इस घटना के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं धमकी देने वाले की पहचान सुल्तानगंज के महेशी पंचायत निवासी 35 वर्षीय समीर कुमार रंजन के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम टीवी स्क्रीन में आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये समीर कुमार रंजन की तस्वीर देखिए, जो 35 वर्ष के हैं, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तकनीकी जांच और मोबाइल की फिंगरप्रिंट पुष्टि के आधार पर उसे पकड़ा गया। लॉ एंड ऑर्डर सदर DSP चंद्रभूषण ने बताया कि बुधवार को सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली कि सुल्तानगंज का रहने वाला मंटू चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी सूचना SSP को दी गई। SSP ने नेतृत्व में टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुल्तानगंज थानाध्यक्ष, पुलिस पदाधिकारी और DIU के जवान को लेकर मंटू चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया है। मंटू चौधरी की, बता दें कि मंटू चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। और ये जिस तरह से मैसेज के बाद जो हड़कंप मचा, पुलिस पूरी तरह से एक्शन में आई और उसके बाद गिरफ्तारी की गई है। उनकी मोबाइल हमारे भतीजा साइबर बना के हमरे पर किया। भतीजा आपका? भतीजा। क्या नाम है भतीजा का? शशीर। हाँ? शशीर। समीर नाम है? शशीर है। शशीर है घर का। तो वही क्या किया आपको? हमको उल्टा पुल्टा करके फंसाया मोदी जी से। झूठा कैसे फंसाया? का कारण फंसाने का? वो कारण है। आप लोग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। कोई विवाद में? कोई विवाद नहीं। फंसा रहा है आपको? क्या नाम बताया अपना? मंटू मैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सभी देशों के समझौते पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। विदेश नीति में ये क्या हो रहा है? कुवैत ने पाकिस्तान के वीजा पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। कोलंबिया जैसा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत के साथ कौन सा देश खड़ा था, ये हम नहीं पूछेंगे। उन्होंने कहा ये कौन सा देश भारत के साथ खड़ा, ये हम नहीं पूछेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे दुखद है कि रूस पाकिस्तान के साथ MOU पर हस्ताक्षर कर रहा है। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये आपकी विदेश नीति है। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली, चिंतित कर देने वाली बात, रशिया ने पाकिस्तान की एक पुरानी स्टील मिल जो बंद हो चुकी थी, उसके साथ कोलैबोरेशन की। $2.6 बिलियन इसमें पाकिस्तान को मिलेगा। ये रशिया जो हमारा पुराना साथी, परंपरागत मित्र, वो अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। अभी मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से MI-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए,
कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान, रशिया और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, सब आप राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी हो। ये कब तक आप राष्ट्र विरोधी कह कहकर सवालों से बचेंगे? और पूरे देश में घूम रहे हैं कपड़े बदल बदल के, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन। अरे आप ये जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। और कोलंबिया जैसा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कौन आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में? ये हम नहीं पूछेंगे। और सबसे ज्यादा, जैसा मैंने आपको कहा, ये दुखदाई विषय है कि रशिया आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ MOU साइन कर रहा है। तो क्या लगता है आपको सर, जो एक्सरसाइज की गई जो है ऑल पार्टी डेलीगेशन को भेजने की तमाम जो है राष्ट्रों में, और आप कोलंबिया का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर भी गया है हमारा संसदीय दल, और रशिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी गया है हमारा संसदीय दल। तो क्या आपकी बातों का मैं का लबोलुबाब ये मानूं कि उस एक्सरसाइज का, ये फॉरेन पॉलिसी पे तो आप सवाल खड़े कर ही रहे हैं, इस एक्सरसाइज का भी कोई रिजल्ट आपको निकल? ये विदेश नीति को तय करने का काम और विदेशी देशों से अपने संबंध अच्छे रखने का काम क्या ये संसदीय दल का है? ये काम तो विदेश मंत्रालय का है, भारत सरकार का है ना। सारी जिम्मेदारी आप एक संसदीय दल पर डाल देंगे। सवाल संसदीय दल से नहीं पूछे जाएंगे, ये तो 10-15 दिन के लिए गए हैं, लेकिन सवाल भारत सरकार की विदेश नीति पर उठ रहे हैं, और उठने बिल्कुल स्वाभाविक हैं। जब आप अलग थलग पड़ जाओ, इतना 11 साल में आपने 100-150 यात्राएं कर ली, 10-11 बार अमेरिका हो आए, 18 बार आपने झूला, जिनके साथ झूलने का बड़ा शौक है इनको, कौन है वो चाइनीज प्रीमियर, उनके साथ मिलाए। क्या मिला आपको? चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा, अब रशिया भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अमेरिका आपको धमका रहा है। यह हकीकत है आपकी विदेश नीति की। अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। INS विक्रांत दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो हमारी सशस्त्र बल ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की वह अद्भुत था। उसने न केवल आतंकवादियों को बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत अब सहन नहीं करता, भारत अब सीधा जवाब देता है। सफलता पर तहे दिल बधाई देता हूं। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। साथियों, जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। अंत में हमने अपनी शर्तों पर, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं थी, अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया था। साथियों, इस पूरे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में नौसेना की भूमिका बहुत ही गौरवशाली रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती पर आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया, तब अरब सागर में आपकी आक्रामक तैनाती, बेजोड़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और समुद्री वर्चस्व ने पाकिस्तानी नेवी को उसके ही तटों के पास सीमित कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी वालों ने कभी दलित पिछड़ों की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की।
ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते थे। उन्होंने मंच से कहा कि अब जब दलित पिछड़े वर्ग ने कांग्रेस के पापों को छोड़ दिया है तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए बताने के लिए भी सामाजिक बातें याद आ रही हैं। कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते हैं। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही है। भाइयों बहनों, बिहार में और देश में सामाजिक न्याय का नया सवेरा एनडीए के दौर में दिखा है। हमने गरीब तक जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कहा कि 100% खुश हैं और हमें संतोष है कि दिल्ली की सरकार जनता के जो अधिकार हैं उन्हें देने के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। 100% खुश हैं और तसल्ली है कि जो दिल्ली के अधिकार हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार है, उनको देने की दिशा में दिल्ली की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप में विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 47,600 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए देश के दुश्मनों को जिस भाषा में वो समझे उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। पहले उन्होंने जिक्र किया कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत की सेना ने शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत की शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एयर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। बहनों और भाइयों, भारत की न्यू डिफेंस पॉलिसी, जिसके अंतर्गत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके भारत के सेना ने जिस शौर्य पराक्रम का परिचय दी करके भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया, यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 47,600 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऐसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। आज देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर यूपी में बन रहा है। एक समय जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां अब डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का राज्य और गैर राज्य सेक्टर का खेल अब चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे कानपुरिया में कहूं, उन्होंने कानपुर में पहुंचकर कानपुरिया भाषा में उन्होंने कहा कि दुश्मन कहीं भी हो, होक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने अब और ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई है। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। और उन्होंने ये कहा कि ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। पूरे यूपी के लिए गर्व की बात है, वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वैसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। आज यूपी में देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर का कानपुर नोड रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा केंद्र है। साथियों, एक समय जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां अब डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां आ रही हैं। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया, वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे पर उन्होंने कहा कि उनके संबोधन पर भी कहा कि प्रधानमंत्री की सभी बातों में सत्यता है। प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से देश की जनता को एक संदेश दिया और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया भी। जो प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं, सब बात में सत्यता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बिहार आने के बाद बिहार की जनता से देश को एक संदेश दिया था बिहार की धरती से, और ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद उन्होंने करके जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। जहां तक जंगल राज की बात है तो ये पूरा बिहार जानता है। प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं, लेकिन पूरा बिहार जानता है 20 साल पहले जब नीतीश जी का शासनकाल और एनडीए का शासनकाल नहीं था, किस तरह से यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर किस तरह से परेशान और बदहाल थे। क्या कोई भी व्यक्ति जिस तरह से आज
खुली हवा में सांस ले रहा है, क्या उस समय ले पाता था? कोई व्यक्ति चाहता था कि हम यहाँ पर संपत्ति बनाएं, गाड़ी खरीदें, तो उसको 10 बार सोचना पड़ता था। वो अपना बेटा स्कूल से समय पर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी भी निश्चिंता नहीं थी, क्योंकि एक नया जो रंगदारी टैक्स उस समय और अपराध में अपहरण का नया उद्योग शुरू हुआ था। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो पूरे बिहार की जनता जानती है। उन्होंने विकसित भारत और विकसित बिहार का भी जिक्र किया, कहा कि अगर बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बात सत्य, 14 करोड़ की आबादी है और अगर बिहार पीछे रह जाएगा, ये हम लोग बार बार कहते थे यूपीए की सरकार से भी कि हम लोगों को विशेष पैकेज दो, बिहार राज्य को एक अलग से दर्जा, या तो हमें विशेष पैकेज दो, विशेष सहायता दो, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। और जब हम लोग इधर आए हैं तब से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार को मदद कर रहे हैं, चाहे ऊर्जा का सेक्टर हो, मूलभूत संरचना में अगर सड़क का सेक्टर हो, हमारे यहाँ जो बाढ़ की हमारी समस्या थी उसका सेक्टर हो। 5,000 करोड़ रुपया उन्होंने पिछली बार दिया, पिछले के बजट में भी उन्होंने इसके जिक्र किया, जो पूरा हिंदुस्तान के सब लोग कह रहे हैं ये बिहार का बजट है। और बिहार के लोग कह रहे हैं कि बिहार को क्या मिला, और फिर इस बजट में भी उन्होंने प्रावधान किया है। तो हर तरह से बिहार को कैसे हम, जो प्लानिंग कमीशन ने जो कर दिया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में कितना हम बिहार को कैसे फाइनेंशियली मदद कर सकें जिससे बिहार हमारा आगे बढ़ सके। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये 20 साल बिहार को बनाने का समय था, और ये आने वाला जो 5 वर्ष है, ये बिहार के आने वाले समय में जो बिहार के व्यवसाय है, जो आर्थिक रूप से संपन्नता का समय है, ये बिहार का आने वाला ये 5 वर्ष। इसीलिए बिहार की जनता को सोच समझकर वोट, जितना 20 साल बनाने में लगा है, जितना जो उनका शासनकाल है जिसमें उन्होंने बिहार को बिगाड़ा है, उस 20 साल में नीतीश जी ने इस बिहार को संवारने का काम किया है। अब आर्थिक संपन्नता का ये 5 वर्ष है, इसीलिए बिहार की जनता को वो सोच समझकर वोट करना चाहिए कि आने वाला 5 साल हमारा किस तरह से स्थिर रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे आने वाली संतति की संरचना, उनको किस तरह से हम महफूज रह सकें उसको। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।